बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद। आप देख रहे हैं मुसाफिर रमज़ान की खुसूसी नशरियात। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। जी हाँ, और जैसे कि आपको पता है कि आखिरी अशरा बिल्कुल एख्तिताम को है। अब मेरे ख्याल से यही हफ्ता रह गया है रमज़ान में, आखिरी चंद लम्हात हैं, चंद बिल्कुल घड़ियां हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इसमें जिस तरह से हर अशरे की दुआ होती है, आखिरी अशरे की भी दुआ है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। ज़्यादा से ज़्यादा आपने ताक रातें भी इसमें हैं, आपने एहतमाम करना है, दुआएँ मांगनी हैं। और इसमें इस अशरे की अहमियत और फजीलत इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र की रात है, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में भी किया है। और इन्हीं ताक रातों के हवाले से, उनकी फजीलत के हवाले से, फ़ज़ाइल के हवाले से आज हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब। बताएगा अलामा साहब, जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया था कि ये आखिरी अशरा है और ताक रातें भी हैं, तो क्या फ़ज़ाइल हैं इन रातों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप दोनों का और आपके चैनल का। मैं समझता हूँ कि हम सब के लिए खुशियों की मेराज है कि अल्लाह ताला ने जो मुक़द्दस महीना हम सबको नसीब किया, और इस महीने का पहला अशरा भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से गुजर गया, दूसरा भी गुजर गया। अब तीसरा अशरा जो है उसका भी आज 23वां रोज़ा है। बस बहुत तेज़ी से इस दफ़ा रमज़ान गुजरा है, और यकीनन जो लोग इबादत का ज़ौक़ और शौक़ रखते हैं उनके लिए आपको पता है कि सदमा होता है कि ये मुक़द्दस महीना फिर ज़िंदगी में नसीब होगा या नहीं होगा। वैसे आप अगर आका अलैहिस्सलाम और सहाबा की ज़िंदगी को पढ़कर देखें, रमज़ान का इस्तकबाल होता था, आमद पे खुशी होती थी, रमज़ान के जाने पे गम होता था कि पता नहीं ज़िंदगी में ये महीना नसीब होगा या नहीं होगा। फिर आका अलैहिस्सलाम ने ख़ास तौर पर जो फरमाया कि रमज़ान में एक रात ऐसी आती है और जो शब कदर है, जो 1000 महीनों में जिसकी इबादत से बढ़कर है, जिसमें नुज़ूल कुरान हुआ, कुरान पाक का नुज़ूल हुआ। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने भी फरमा दिया कि इसको ताक रातों में तलाश करना है। 21 है, 23 है, 25 है, 27 है, 29 है, इन ताक रातों में इसको तलाश करना है। आपको पता है कि जो चीज़ जिस चीज़ जो ओपन हो उस चीज़ को इतनी कदर नहीं होती, और जिस चीज़ को बिल्कुल तलाश करना पड़े उसको पता है जितनी बदे कोशिश करता है और वो जिस चीज़ की अहमियत उतनी बढ़ जाती है। तो लैलतुल क़द्र की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि इसको 5 रातों में तलाश करना है। मकसद क्या है कि पूरा अशरा हम बिजी रहें और लैलतुल क़द्र की तलाश में पूरा अशरा गुजार दें, इसी मेहनत में रहें। आका अलैहिस्सलाम का फरमाया जिससे ईमान के साथ यानी कि इस रात में इबादत की सवाब की नीयत से अल्लाह उसके माजी के गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन ईमान शर्त है और सवाब की नीयत शर्त है। रियाकारी, दिखावा, ये चीज़ जो काबिल कबूल है ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक शख्स का जिक्र किया गया कि या रसूल, एक शख्स है बनी इसराइल का जो जिहाद भी करता है, उसकी इतनी बड़ी उम्र है, फ़लाँ फ़लाँ। तो आका अलैहिस्सलाम के सामने सहाबा किराम ने जिक्र किया, या रसूल हमारी उम्रें कम है, अब हमने इसमें जिहाद भी करना है, नमाज़ें भी पढ़नी है, रोज़े रखने हैं, हकूक़ुल इबाद की पासदारी भी करनी है, दीगर अमाल भी करें, इनफरादी इज्तिमाई इबादत। तो मेरे आका हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा ने बार बार अर्ज़ किया, आका अलैहिस्सलाम के दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि मेरी उम्मत को भी ऐसा कुछ पैकेज मिलना चाहिए। बस मेरे आका का ये सोचना था, अल्लाह की तरफ से हुक्म आना था, सूरह कदर नाजिल हुई कि महबूब आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी रात जो 1000 महीने से बढ़कर है, और तलुए यानी कि गुरूब से लेकर तलुए आफ्ताब तक फरिश्ते को नज़ूल होता है। और फिर ये जो रात होती है इसमें एक ऐसी कैफियत होती है, यानी कि ना इसमें बारिश होती है, ना इसमें गर्मी होती है, ना ऐसा एक दरमियाना मौसम होता है। बंदा एक कैफियत महसूस करता है कि अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो रहा है, और अल्लाह की रहमत का नज़ूल हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि नज़ूल कुरान की रात है, ये तो अहद की रात है। और हमारे तो यहाँ एक 27वीं शब को तो पाकिस्तान भी बना इस्लामी तारीख के मुताबिक, तो इसलिए ये महीना हमारे लिए अहम है, रमज़ान अहम है और 27वीं शब अहम है। और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जब हम इसको अलविदा कर रहे होते हैं, तो उस मौके पर रमज़ान को हम अलविदा कर रहे हैं आखिरी अशरे में, अब रमज़ान जा रहा है, तो उस मौके पर हमें ये भी अहद करना चाहिए कि जहाँ पर हमने रमज़ान को अलविदा करना है वहाँ हमने नेक अमाल को अलविदा नहीं करना, नमाज को हमने अलविदा नहीं करना, हमने जनाब सदक़ात और ज़कात को अलविदा नहीं करना, हकूक़ुल इबाद की पासदारी को नहीं करना। और रमज़ान तो हमारे इतना बड़ा मैसेज है कि अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल चीज़ें छोड़ देते खाना। देखिए दुनिया जहान का चीज़ें आपके नेमतें सामने रखी हो दस्तरखान के, हलाल तैयब पाकिज़ा रिज़्क़ हलाल के, आप उनको नहीं खा सकते। क्यों? अल्लाह ने मना किया। मैं कहता हूँ कि रमज़ान से सिर्फ इतना सबक हम हासिल कर दे, जिस रब के हुक्म पर, जिस रब के कहने पर, जिस रब के रसूल के कहने पर हम हलाल तैयब पाकिज़ा चीज़ खाना छोड़ देते हैं, उस रब के हुक्म और उस रब के रसूल के हुक्म पर, महबूब के हुक्म पर हम हराम चीज़ें खाना छोड़ दें। और ये जो मश्क हम करते हैं रमज़ान में, इसको बाकी 11 महीनों पर लागू कर दें,
मैं समझता हूँ बेहतरीन हमारी रमज़ान तरबियत करता है, टाइमिंग के हवाले से, इबादत, रियाजत, तमाम जिंदगी हवालों से। बेहतर हो जाए बिल्कुल इंसान ऐसी है हज़रत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर हम 21 रमज़ान के बाद की रूटीन को चेक करें तो हम सब ने मार्केट जाना होता है, हम सब ने शॉपिंग करनी होती है, हम सब ने अपनी फैमिली का इफ्तार करना होता है, और तमाम तर गैदरिंग हमने 21 से लेके 29 तक रखी होती है। डैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन ये रातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस इंपॉर्टेंस को अपने माशरे में हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? क्योंकि माशरे में मस्जिदों की हद तक तो हमें पता चलता है, लेकिन आप बाजार में चले जाएं, मॉल में चले जाएं, वहाँ पे बिल्कुल पता नहीं चलता कि ये वो रात है जिसकी हमें तलाश के लिए कहा गया। मैं कहता हूँ कि ये बदकिस्मती है, हदीस में भी आता है, सलाम का फरमान है, ये बदकिस्मती है कि जो इन रातों में महरूम रहा, इबादत नहीं की, रियाजत नहीं की, वो बदनसीब है, बदकिस्मत है। अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ असल में हम धोखा किसको दे रहे हैं? हम अपने आप को धोखा, हम अल्लाह के रसूल को धोखा नहीं दे, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते, हम अपने आप को धोखा दे रहे। हम क्या करते हैं, पहला अशरा जो रमज़ान का आता है 5-6 दिन हम भरपूर तरीके से नमाज पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, फिर दरमियानी अशरे में हम गैप डाल देते हैं, फिर जनाब आखिरी अशरा आता है, हम 27 तक इबादत करते हैं। 27 के बाद जो वो 3 तरावियाँ भी गई, यानी कि जो 29वीं शब है वो भी कदर की ताक रातों में से आती है। उस रात को तो आपको पता है लोग तरावी भी कम पढ़ते हैं, वो शॉपिंग के नजर हो जाती है। लैलतुल जैज़ा है, वो तो एक लैलतुल जैज़ा है, पूरे महीने की मजदूरी उस रात को मिलनी है, और आपको पता है रोजाना की बुनियाद भी मिलती है। फिर जितना सिला, जितना अजर आपको पता है कि पूरे महीने में मिला है, उस रात को मिलना होता है, चांद रात को। लेकिन चांद रात को हम ज़ाय कर, शॉपिंग का नजर कर, चांद रात को माहौल तो माहौल ही, गजल ने सही कहा, माहौल अलग होता है, माहौल ही अलग होता है। चांद रात को हम सोचते हैं कि हम आज़ाद हो चुके हैं, दुनिया की हर खराफात में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं। हालांकि हम किसी भी सूरत में लियाकत साहब हम आज़ाद है ही नहीं, हम आज़ाद पिदर पैदा ही नहीं हुए। हम इस्लाम के ताबे हैं, शरीयत के ताबे हैं, जो हम पर अहकाम लागू होते हैं वो सिर्फ रमज़ान में नहीं है, बाकी 11 महीनों में भी हैं। क्योंकि ये तो नहीं कि सिर्फ हम रमज़ान में मुसलमान हुए, बाकी ये तो हमारे धोखे हैं कि रमज़ान में मस्जिदें भर जाएँ बाकी खाली हो जाए, जुम्मे पर मस्जिदें भरी हैं बाकी खाली। ये असल इन चक्रों से जब हम निकलेंगे हमें कामयाबी मिलेगी। किसी ने बहुत खूब बात की है कि जिस तरह हमारी जुम्मे पे मस्जिदें भरी हैं, और जिस तरह जुमे पे भरी होती है, जिस दिन फजर की नमाज में यही गैदरिंग हुई रमज़ान के अलावा, तो उस दिन आप समझिएगा पूरा जो कुफर है, जो मुखालिफिन है, वो इस्लाम के मुसलमानों के आगे हथियार डाल देंगे, मुसलमानों की ताकत का पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, एक जुमे पे आ जाते हैं, बाकी हफ्ता पूरा हमारी मस्जिदें खाली। मैं लोगों को पूछता हूँ क्या आप लोग के बहर के शहरों से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए? रहते तो इधर हो, लेकिन जुमे पे नजर आते हो, बाकी नमाजों में नहीं आते। समझ नहीं आते कहाँ जाते हो, एक सफ 1.5 सफ। अब आखिरी अशर में हम देख रहे हैं लोगों में जज्बा आता है। कुछ लोग तो ये कहते हैं चले पिछला जुम्मा पढ़ लिया था, अब अगला छोड़ देते हैं, फिर परसों अगला वाला बहुत पढ़ बड़ी लेंगे। बदनसीबी है। और फिर आप ये देखें कि और एतकाफ में जो पहले एक मामला होता है 2 हज 2 उम्रों का सवाब मिलता है, रमजान में आखिरी अशर में लोग एतकाफ में बैठते हैं। लेकिन आप यकीन जाने, मैं एक मस्जिद के खतीब हूँ, हम देख रहे हैं मुख्तलिफ मसाजिद में मुझे जाने का इत्तफाक होता है, हम खिताब करते हैं मुख्तलिफ जगहों पर। वो इत्तकाफ में जो पहला एक मामला था अदब व एहतराम, अब लोग मोबाइलों पे लगे हुए हैं, जनाब गप्पे लगा रहे हैं, हंसी मजाक गपशप, सोए रहे हैं, कोई इबादत का ज़ौक़ शौक़। तावील भी तो हमें नहीं निकाली ना कि मोबाइल यूज़ कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये हमारे ही मतलब जिस तरह हमसे मुराद ये है कि आपके कुछ मुफ्ती हजरात होंगे जिन्होंने फतवे दिए होंगे, नहीं कुछ ने दिए होंगे जायज़ है, कुछ ने दिए होंगे नाजायज़ है, वहाँ से फिर एक अच्छे काम के लिए जायज़ है। बात यह है कि जायज़ का मतलब जिस तरह इस्लाम कहता है कि इंसान को जब जान खतरे में पड़ जाए, हलाल चीज़ ना मिली हो, तो उस सूरत में इंसान हराम खा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं बंदा कहे मैं हराम ही खाता हूँ। मोबाइल की अगर किसी ने इजाज़त दी, उस हद तक दी है कि अब किसी के बार कोई बच्चा घर वालों को उसने उठाना सहरी के लिए भी मेरे लिए खाना ले आओ, और उसने कोई ज़रूरी बात करनी है घर वालों से, वालिदैन से बात करनी है, खैरियत दरियाफ्त करनी है, तो ये उस हद तक है। इसका मतलब कभी तौर पर नहीं कि मोबाइल खोल कर बता सारा दिन चैटिंग में लगा हो, मामलात में लगा हो। मैं तो समझता हूँ कि ये 10 दिन जो एतकाफ़ की होती हैं, इसमें लोगों को इनफरादी इबादत से हटकर लोगों को कुछ सीखना चाहिए। वो कुरान के 10 सूरतें सीखने, कोई नमाज के फ़राइज़, शराइत, वाजिबात, इसी तरह हम पर इल्म हासिल करना फ़र्द है। हमारी औरत पर कितना इल्म हासिल करना फ़र्द है, हमें पता हो कि नमाज का तरीका क्या है, रोज़े का क्या है, हज क्या है, हकूक़ुल्लाह क्या है, हकूक़ुल इबाद क्या है, बीवी का हक़ क्या है, औलाद क्या है, हमसाए, ये सारा इल्म हासिल करना हमारी औरत पर फ़र्ज़ है। अगर हमें बाकी टाइम नहीं मिलता, 10 दिन एतकाफ़ में हम आ गए, हमें अल्लाह ने एक मौका दिया, हम कुछ सीख जाएँ, और हम समझिए कि जनाब हम अल्लाह के घर में आ गए, अब हम कुछ भी करते रहे, हम आज़ाद हो गए। नहीं, जितना बड़ा सवाब है गुनाह भी उतना बड़ा होता है। रमज़ान में जब आप नमाज फ़र्ज़ पढ़ते 70 फ़र्ज़ का सवाब है, नफल पढ़ते फ़र्ज़ का सवाब है, लेकिन अगर रमज़ान में कोई गुनाह करता है
उसको गुनाह भी उतना ही मिलता है। ये भी ख्याल रखना चाहिए हमें, लिहाजा इस महीने को हमें गनीमत जानना चाहिए। ठीक हो गया। सईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम और भी डिस्कशन करेंगे, स्पेशली 27वीं शब के हवाले से करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जो 27वीं शब है उसको काफ़ी अहमियत हासिल है। यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बढ़ते अपने किचन की जानिब दस्तरखाने साहब, जहाँ पर मज़ेदार पकवान बन रहे हैं। रिदा और शेफ आयशा भी मौजूद है, उनसे पूछते हैं चल के। बिल्कुल ऐसे। रिदा, क्या खिला रही हैं आज हम? जी हसनैन और गजल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौथम रमज़ान दस्तरखाने वसाफ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा। कश्मीर कुकिंग ऑयल, रोज़ पेटल और मरहबा ने दस्तरखाने वसाफ को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा स्पेशल साथ दिया है। उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दस्तरखाने वसाफ में आज क्या बनेगा ये जानने के लिए चलते हैं अपनी प्यारी सी शेफ आयशा की जानिब, जो एज यूजुअल कामों में लगे हैं, बिजी हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। सब बात बाद में। 1/4 कप पानी को मैंने बॉईल करके थोड़ा सा रिड्यूस करके इसमें डाले। आप बताएं कैसी हैं अब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिजी शेफ आज तो पहले से ही बहुत आज मसरूफ हमारा हैं। है एक डिजर्ट है जिसको बना के हमें ठंडा करना होता है, तो एक तो उसका काम था। फिर हमारी आज है क्रीमी चीज हांडी। और आप बताओ सब खैरियत? जी। खुश हैं? बहुत प्यारे लगे मुझे माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बहुत सिंपल है। कौन सा डेजर्ट बनेगा आज? ये इतना सिंपल है कि ये कोई 4 से 5 साल के बच्चे भी खुद अगर उनको सामान निकाल कर बना रहे हैं। बीट करना है और कुछ भी नहीं है। हम बना रहे हैं मौका क्रीम। मौका क्रीम होता है जिसमें आपका चॉकलेट और कॉफ़ी का यूज़ होता है। और ये हमारे पास कॉफ़ी है कि कम हम यूज़ करेंगे क्योंकि फरमाइश आई थी कि आप कॉफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। और हम इसमें कोको पाउडर यूज़ करेंगे। मेरे पास डाइजेस्टिव बिस्किट का क्रम है और केक का जो स्पॉन्ज होता है उसका स्पंज है, उसको खाली मैंने चूरा किया है। देन मेरे पास, अच्छा सबसे पहले तो ना देखें, और ये क्या और ये मेरे पास है कंडेंस मिल्क का एक जो छोटा वाला मीडियम वाला जो टिन होता है वो, और एक वेपोरेटेड मिल्क का टिन है, और एक मेरे पास 200 ग्राम वाली वो ब्राउन वाली क्रीम जो हमेशा हम यूज़ करते आ रहे हैं वो है। अच्छा जी, ब्राउन वाली क्रीम है। ये ना इसके अंदर ना मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून ये डालना है गर्म पानी में, कोको पाउडर और इंस्टेंट कॉफ़ी 1 टेबल स्पून यानी कि 2 साशे। ठीक है, ये डाल के मैंने इसको ना ज़रा सा करना है अच्छा सा मिक्स ताकि ये अच्छे से मिक्स होए और इसके अंदर डिज़ोल्व होना ज़रूरी, क्योंकि इसको डायरेक्ट उसमें हम डालेंगे ना तो वो बैठ जाएगा। ठीक है, इसको ना एक ही मिक्सचर बना के आपने रख लिया। ठीक है, ये मिक्सचर आपने बना के इसको रख लिया। अभी से ही खुशबू आना शुरू हो गई है। 200 ग्राम्स मैंने, सॉरी आपकी बात काटी, क्रीम डालेंगे क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। आज दोनों तरह लेंथी रेसिपी, क्योंकि जब ड्रिंक हो तो जल्दी हो जाता है काम। हांडी की तो झटपट है। हांडी की तो बहुत झटपट रेसिपी है हमारी। अच्छा जनाब, ये हो गया। ये क्रीम इसमें डाल दी आपने 200 ग्राम। इसको प्लस माइनस नहीं करिएगा। इसको यहाँ रखते हैं, अपना बीटर ऑन करते हैं और अच्छा बीटर ना हो अगर किसी के पास तो वो हाथ से कर लें, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन बीटर अमूमन होता है और होना अब तो बेकिंग का शौक इतना है लोगों को होता ही है। ये तो सिंपल वाला है, वो वाला तो है भी नहीं, स्टाइल वाला जो होता है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे हमारी चीज़ क्रीम हांडी। उसके लिए हमने बोनलेस चिकन के क्यूब्स कट करवा लिए हैं। आधा किलो तकरीबन हमारे पास है बोनलेस चिकन ब्रेस्ट के क्यूब। उसके साथ है हमारे पास कश्मीर कुकिंग ऑयल, ग्रीन चिली, मोज़रेला चीज़, बटर, होल चिली, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा बटर चिकन मसाला, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये बड़े खूबसूरत से कैप्सिकम और बेल पेपर्स। ये भी हमेशा की जना आज चाइना से कटवाए हमने। हाँ, अच्छा, चाइना की इक्वेशन देखें क्या, मतलब एक तो कटिंग खूबसूरत है और बिल्कुल बराबर जी। चाइना आपकी बात हो रही है यहाँ पे। 1/4 कप हम इसमें डालेंगे ऑयल। अच्छा, इसमें मिल्क भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप मुझे देंगी जिंजर पेस्ट, गार्लिक पेस्ट, चिकन, उसके बाद जो मैं आपसे मांगूंगी वो सब कुछ। चिकन आ गया हमारे पास। अच्छा जी, ये हमने डालना है इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितना जिंजर पेस्ट,
साथ साथ आप इसमें डाल देंगे चिकन, ताकि इसके चिकन कितना लिया आपने? आधा किलो चिकन के चिकन लिए हैं और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल के छींटे उड़कर आ रहे हैं। केयरफुल, बी केयरफुल आयशा। नहीं हम तो वैसे आप तो यूज्ड टू हैं, लेकिन ना ये जाहिर है यहाँ पे और उसमें हमारे किचन में बहुत बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, ये करने के बाद ना उसके बाद मैंने ये किया, बड़ा सिंपल है, हल्का हल्का सौटे करेंगे। सौटे करने के बाद इसको शुरू में ही डाल देंगे हम 4 से 5 ही गोल वाली मिर्च डाल देंगे, साबुत मिर्च। हाँ जी। और क्रीम डलेगी, इसमें बटर डलेगा, थोड़ी रिच है, जो लोग खा सकते हैं, थोड़ी हैवी है वो खाएं, जिनको है तो वो कोई भी चीज़ इसमें से प्लस माइनस कर सकते हैं। ये करने के बाद आपने इसको सौटे किया, सौटे करने के बाद हम इसमें डालेंगे, सॉरी आपको लगा, ये है बटर चिकन मसाला, इजीली अवेलेबल है, 2 टीस्पून आप ये डाल दें, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। फिर सॉल्ट आप कम डालिएगा, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालूंगी मैं, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हम क्रीम डालेंगे, मोज़रेला चीज़ डालेंगे। हाँ, वो ऑलरेडी सॉल्टी होती है, इसलिए नमक का खास तौर पर ध्यान रखना है। बटर, ये आप सारी चीज़ें एक साथ भी डाल के ना आप हल्की आंच पे छोड़ में बन जाएगी हांडी आपकी। ये हो गया। इसके बाद अब आप इसमें डालेंगे, हम आखिर में डालेंगे ग्रीन चिलीज डाल देते हैं, खूबसूरत सी ग्रीन चिलीज की बारीक कटी। और थोड़ा सा अभी डाल देंगे कैप्सिकम। अच्छा, इसमें अनियन और कैप्सिकम के क्यूब्स डाल दें, मेरे पास बेल पेपर भी था, मैंने डाल दिया। ठीक है, ये डाल देंगे, इसको फटाफट से भूनेंगे। आप बस आयशा मुझसे पूछ रही थी कि आपको किस चीज़ का शौक है, चीज़ें जैसे ये होती हैं लड़कियों की चीज़ें, तो मुझे तो परफ्यूम्स, तरह तरह के परफ्यूम्स खरीदने का बहुत शौक है। मुझे स्किन केयर और परफ्यूम का शौक है। अच्छा, इसमें मैंने डाला है आधा लीटर दूध, आधा किलो चिकन में आधा लीटर दूध करके आप इसको करेंगे मिक्स 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 मिक्स। अब ये आपका अच्छा सा मिक्स हो जाएगा। अभी तो ये काफ़ी पतला लग रहा है। हाँ, अभी करेंगे ना, इसको अभी हम डालेंगे, क्रीम डालेंगे, अभी हम इसके अंदर चीज़ एंड पे डलेगी, चीज़ एंड पे डलेगी, उससे थिक होगा। मैदा भी डाल सकते हैं, और बटर क्योंकि मुझे कम लग रहा है, ये होता है मेरा बटरी हांडी होती है, ये आपने तकरीबन हाफ कप बटर डालना है इसके अंदर। और इसे ये अभी आपने ये कौन सा मसाला यूज़ किया? बटर चिकन मसाला। अच्छा, बटर चिकन से किसी दिन ये भी सीखेंगे आपसे आयशा, इंशाल्लाह ज़रूर। बड़ा फेमस डिश है, इंडिया में बहुत चलता है, इंडिया में बहुत चलता है, और अब उसको देखते हुए पाकिस्तान में भी आ रहा है। लगती है, लेंदी है, इजी, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अब शायद मुझे कुकिंग का शौक है, इसलिए लेंदी है बहुत, क्योंकि आपको उसको रोस्ट करना पड़ता है टोमेटोज को पहले, और फिर आप उसको यूज़ करो, फलाना करो, तो बड़ी लंबी कहानी हो जाती है। जी, तो चिकन हांडी हमारी ऑलमोस्ट डन है आयशा, अब मज़ीद क्या रह गया? अब मज़ीद ना आप मुझे वहाँ से प्लीज़ क्रीम उठा दें। 1 कप क्रीम है, मेरे ख्याल से हमें आधा डालने की ज़रूरत पड़ेगी, हम इसमें हाफ क्रीम डाल देते हैं। चीज़ और ग्रीन चिलीज भी दे दूँ? आप चीज़ दे दें मुझे, ग्रीन चिली थोड़ी सी ऑन टॉप डाल देंगे गार्निश में। बस क्रीम हमारी हाफ कप में थोड़ी ज़्यादा, ये देखिए हांडी का आप टेक्सचर चेक करें बस। जी, तो नाजरीन, चिकन चीज़ हांडी हमारी यहाँ पे तैयार हो चुकी है, और आयशा ने कर दिया है डिश आउट। अब हम इसको, यहाँ पे हमारा डिज़र्ट भी ठंडा होकर आ चुका है, तो इसको हम लीजिए अपने काउंटर पे, इसको हम लेके चलते हैं। जी, तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की डिशेस, चिकन चीज़ हांडी, और डिज़र्ट हमने कौन सा बनाया आयशा? मोका क्रीम बनाई है। उम्मीद है आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। इसी के साथ ही रमज़ान दस्तरखाने वसाफ़ से आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और मुझे अपनी मेज़बान रिदा फातिमा और शेफ़ आयशा को दें इजाज़त, और मौका मिले तो मौका ज़रूर बनाएं। ज़रूर। अल्लाह हाफिज़। जी, हसनैन और गज़ल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कोथम रमज़ान दस्तरखाने वसाफ़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान रिदा फातिमा, और दस्तरखाने वसाफ़ को आप तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ दिया है तलो कुकिंग ऑयल ने, हमदर्द रूह अफ़ज़ा, रोज़ पेटल और लाइफ बॉय ने। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में बहुत खुश होंगे, और अपने रोज़े बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दस्तरखाने वसाफ़ में आज क्या बनने जा रहा है, ये जानने के लिए चलते हैं अपनी शेफ़ आयशा की जानिब।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या है? अस्सलाम। मैं ठीक कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? क्या लेकर आ रही हैं? आज पहले से ही वो बाउल में। चिया सीड्स को सोक किया था ना मैंने, तो मैंने वहाँ रखे थे, मैंने कहा हाथ से मैं ले आऊँ। रोज़ा कैसा गुजरा है? रोज़ा ना, रोज़े नहीं लग रहे, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। तबीयत लेकिन ना जैसे से लगेगा थोड़ी डाउन होती जा रही है। मेरा एक्चुअली गला बड़ा ख़राब है। ओहो, चलें आज आपको ज़्यादा बुलवाएंगे नहीं, बस कम कम बोलिएगा, बस बताती जाएं कि क्या बनाएंगी और आज हम कैसे बनाएंगी। बनाएंगे 2 डिशेस बनाएंगे। एक बनाएंगे हम चपली कबाब, जिसमें हम यूज़ करेंगे तलों में नाशपाती। चपली कबाब हमेशा घी में फ्राई होते हैं, किसी को अगर घी पसंद नहीं हो ऑयल में कर लें, मगर तेज़ गहरे घी में यूँ रख के फ्राई होते हैं। एक तो हमारे साथ वो होगा और दूसरा हमारे पास होगी टूटी फ्रूटी शेक होगा, जिसमें आज हम- स्विंग बनेगी। जी आज हम बनाएंगे टूटी फ्रूटी शेक बनाएंगे। बहुत इजी, बहुत मज़े का, बड़ा सिंपल। स्टार्ट कहाँ से लेंगे? चपली कबाब को मैरिनेट करेंगे, उसकी पैटीज बनवाएंगे और फिर हम ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, चपली कबाब के इंग्रेडिएंट्स बता दें। चपली कबाब के लिए ना 600 ग्राम ये मेरे पास चर्बी वाला कीमा है, सिंगल निकला हुआ, अगेन डबल में, बिल्कुल पिसा हुआ नहीं है। और चर्बी वाला कीमा ही यूज़ करेंगे। चर्बी वाला कीमा यूज़ करेंगे। पठानों की डिशें चर्बी के बगैर बात ही नहीं करते हो तो। अच्छा जी, इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टमाटर बिल्कुल फाइन चॉप हुआ हुआ। टोमेटो स्लाइस अगर ऊपर कुछ लोग लगाते हैं, अच्छी लगती है, लगाना चाहे लगा लें। उसमें ना उस फ्राइंग थोड़ी सी उसकी टेक्निकल होती है, और उसमें एक अंडा भी उसी वक्त लगता है ना फेंट के, तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं नहीं लगा सकती हूँ उस वक्त क्योंकि मेरे पास तो टाइम बहुत शॉर्ट है, और उसकी फ्राइंग में ना ज़रा टाइम भी लगता है। ये डाल देंगे, इसमें ज़ीरा डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून, जीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर है, क्रश चिली 1 टीस्पून, स्मेल ऐसे पसंद नहीं है। मुझे खुद नहीं पसंद। अच्छा, मैंने आपको आपको तो beef बताया ही था पसंद कि नहीं है मैं ना? इस मेरे ही मटन और बीफ खाने की बड़ी वजह ये ना यही है। लैम है, ये मटन का कीमा, ये बीफ का है भी नहीं, मटन का कीमा है और दुम्बे की चर्बी है इसके अंदर। इस तरीके से है जैसे 1 किलो अगर मटन का आपने कीमा कराया सिंगल, तो उसमें 300 ग्राम आप डालेंगे दुम्बे की चर्बी। अच्छा, इस रेशो के साथ भी गोश्त मिलता है मार्केट में? मुझे तो ये भी आज पता चल रहा है। नहीं मिलता नहीं, बनवाना पड़ता है, क्योंकि मटन की अपनी जो फैट है वो बहुत कम होती है, उसमें स्मेल बहुत होती है। और लैम में भी ऐसा ये नहीं कि स्मेल नहीं होती, होती है, लेकिन वो फिर भी वेरिएबल है। अच्छा, ये है मेरे पास 1/4 कप चॉप कोरिएंडर। मैचिंग हो रही है आज भी थोड़ी थोड़ी। चॉप बस। कोरिएंडर है। इत्तेफाकन मैचिंग हो जाती है, मेरे और- कपड़े खानों के साथ मिल रहे हैं, क्या बात है। ये मैंने 2 ग्रीन चिलीज ली थी, ये थोड़े स्पाइसी बनेंगे, जिनको कम करना है ना स्पाइसी वो कम कर सकते हैं, ग्रीन चिलीज हटा दें। पर इस यहाँ के देसी खाने ना स्पाइसी अच्छे लगते 2 हैं। से 3 ग्रीन चिलीज ली थी मैंने। पेशावर मोड़ गई है इस्लामाबाद में, हाँ जी, वहाँ के चपली कबाब बहुत मज़े के हैं, लेकिन रमज़ान में मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ बाहर का ना इस तरह की चीज़। अच्छा, ये ना अनार दाना है, बहुत जुड़ा जुड़ा है, इसको थोड़ा सा हाथ से खोल लेंगे और बस इस तरह से डाल देंगे। अगर ये आपको बगैर बीज का मिल जाए ना ईरानी अनार दाना, नथिंग लाइक इट, वो तो बहुत अच्छा होता है। मुझे मिला नहीं, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, 1 और जहाँ तक टेबल मुझे, वैसे स्पून- मुझे कुकिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अनारदाना एसेंस है इस डिश का। अनार दाना बिल्कुल। अच्छा, 1 टेबल स्पून भर के, बल्कि 1 टेबल स्पून थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लावर, आप भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। ठीक है, ये करने के बाद इसको हम करेंगे अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसकी पैटी बना के इसको फ्राई करेंगे। पैन में हमने ऑलरेडी तलो कुकिंग ऑयल को, कुकिंग ऑयल और बनास्पति किया को था। मिक्स कर दिया था। तलो कुकिंग ऑयल है हमारे किचन की परफेक्ट चॉइस। और अब तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, आप भी तलो में खाने पकाएं ताकि आपके बच्चे भी कहें, क्या कहें आयशा, अम्मा चलो ये बताओ हमें हमें सेहतमंद बनाओ, क्योंकि इसमें है विटामिन ए और डी, और ये है घिसाई से भरपूर, हमारे खानों को टेस्ट देता है, अच्छा कलर देता है, और साथ ही साथ हमें अच्छी जो है वो हेल्थ भी देता है, हेल्थ वाइज भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। ऐसे ही करते हैं। और एक चप्पल शेप का भी होता है, तो वो भी आप चाहें तो बना लें। यही मैं सोच रही थी कि इसको चकली कबाब क्यों कहते हैं। चप्पल शेप का होता है, जो बचा हुआ कीमा आप बना के भी खाते हैं। ठीक है, वो होता है, ये देखें
एक ही बार में आयशा ने हमें 3 टाइप से खा ली, अंडे वाला भी और जो एक होता है रेगुलर, और अब आने लगा है ऑथेंटिक ओरिजिनल दी ओजी वन चप्पल कबाब। ये देखो ना, वो होता है ऐसा ना, इसको यूँ करते हैं और इसको ऐसा चप्पल को जो है ना, ये लोग जो करते हैं पैन पर रख के दबाते हैं, ऐसा बनता है। इसका पतला करते हैं बस चप्पल के शेप का, लेकिन उस पर रख के ही बनता है। और इसको मुझे लगा कि गोल भी गिरने लगे, इसको इस पर रख के करते हैं, ठीक है। ये हम आखिर में फ्राई करेंगे, ठीक है। इसके लिए पूरा पैन आपको रिक्वायर्ड है, इसको फैलाते हैं पैन पर रख के, बड़ा इसमें स्पेस भी अभी कम है। ही वो टेक्निकल होता है। और यहाँ से हम उठाएंगे ये, और आपको भी देंगे थोड़ी सी जगह, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा दबाएं, नहीं मैं बनाऊंगी कुछ। शेफ तो आप है ना। अच्छा, एक ही अंडा आप इसके ऊपर रखते हैं और वो अंडा खुद ही खुद फैल जाएगा। या आयशा के घर वाले सुन रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं तो भाई कुछ नहीं बनाने वाली। नहीं नहीं, इंशाल्लाह बना लेंगे कुछ, कढ़ाई वढ़ाई बना देंगे। आज हम एक दिन आपको भी कढ़ाई बना के खिलाएंगे और घर वालों को भी खिलाएंगे। सेट से बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि कढ़ाई बनाई जाए, तो सबकी फरमाइश पे बनेगी। चिकन कढ़ाई बनाएंगे ना? चिकन कढ़ाई बनाएंगे, उसको आप मटन में भी बना सकते हैं, बीफ भी बना सकते हैं, ठीक है जनाब। ये हो गया आपका। अच्छा, ये जो है ना हमेशा हाथ से फ्राई होता है। अगर इसमें मैं तो बोलूँगी कट, जो मर्जी के। ओहो, सो यहाँ पे थोड़ा सा मैस हो गया था, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं आयशा, क्योंकि हमारे पास है रोज पेटल। ड्रिंक को अपनी सर्व करेंगे, कबाब भी रेडी है, खूबसूरत सी प्लेटिंग कर चुके ड्रिंक ये हैं। ज़रूर ट्राई करनी है, कुछ ट्राई करें या ना करें, ये ड्रिंक ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत इजी, बहुत ही मज़े की, और इतना सारा चिया सीड इसके अंदर मैंने डाला है, हेल्दी है, रिफ्रेशिंग है, कि मज़ेदार है। आपको मज़ा आ जाएगा। डिहाइड्रेशन की शिकायत दूर हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह ताला। चलें, मैं कबाब की प्लेट ये है हमारे चपली कबाब जो हमने बनाए थे, और ये भी हमारे आज का टूटी फूटी से। जी तो नाज़रीन, हमारी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आज की हमारी गुफ्तगू पारा नंबर 23 के हवाले से है, जिसका आगाज़ इन अल्फाज से होता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन। कि मुझे क्या है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया है, और उसी की तरफ तुम्हें लुटाया जाएगा। और इस पारे का इख्तिताम इन अल्फाज से होता है, सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति इंद रब्बिकुम तख्तसिमून, कि फिर तुम क़यामत वाले दिन अपने रब के सामने झगड़ोगे। पारे के आगाज़ में इबादत खुदावंदी और रब की जानिब लौटाए जाने का तज़किरा, और पारे के इख्तिताम पे अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश किए जाने का तज़किरा मेरे और आपके लिए पैगाम रखता है कि अगर तौहीद के साथ ज़िंदगी इबादत खुदावंदी में गुजारी गई तो फिर तो कामयाबी ही कामयाबी है, वरना नाकामी ही नाकामी है। तो
तो आइए इस पारे की रोशनी में देखते हैं कि मैदान हशर के मुतालिक अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है और जो लोग कामयाब होने वाले हैं उनकी सिफ़ात क्या हैं। तो मैदान हशर के हवाले से जो पहला मंज़र अल्लाह ताला ने बयान किया है वो ये है कि सूर फूंका जाएगा। सूरह यासीन की आयत नंबर 51 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वनुफ़िख़ फ़िस्सूर फ़इज़ा हुम मिनल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलून, के सूर फूंके जाते ही सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज़ तेज़ चलने लगेंगे। और दूसरी कैफियत ये बयान की है कि एक चीख होगी। सूरह यासीन की आयत नंबर 53 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन कानत इल्ला सैहतन वाहिदा फ़इज़ा हुम जमीउन लदैना मुहतरून, कि एक चीख होगी और यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। और तीसरी कैफियत, तीसरा मंज़र ये बयान किया गया है कि उन्हें कब्रों से उठाया जाएगा तो वो अफसोस कर रहे होंगे। सूरह यासीन की आयत नंबर 52 में अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ालू या वैलना मम बअसना मिन मरक़दिना, कहेंगे हमारे लिए हलाकत हो, हमें किसने हमारी ख्वाबगाहों से उठा दिया है। हादा मा वअदर रहमान, ये वो है जिसका रहमान वादा करता था। व सदक़ल मुरसलून, और नबियों ने सच सच कह दिया था। और चौथा मंज़र ये बयान किया कि सब के सब अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। सूरह यासीन की आयत नंबर 32 में फरमाया व इन कुल्लुल लम्मा जमीउन लदैना मुहतरून, के तमाम जमातें हमारे सामने हाजिर कर दी जाएंगी। और पांचवा मंज़र, मुजरिमों को अलग से खड़ा कर दिया जाएगा और उन्हें बाकियों से अलग कर दिया जाएगा। सूरह यासीन की आयत नंबर 59 में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, कि उन्हें कह दिया जाएगा कि गुनहगारों आज तुम अलग हो जाओ, यानी बाकी लोगों से अहले ईमान से अलग कर दिया जाएगा और ये उनके लिए बायसे ज़िल्लत और रुसवाई होगा। और छठा मंज़र ये बताया गया कि तुम क्या करते रहे और तुम क्या आमाल करके आए हो, सारा कुछ उनके सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला उनके आमाल उन्हें दिखा देंगे और उनसे इकरार करवा लेंगे। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, कि फिर तुम्हारे रब की तरफ तुम्हारा लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, तो अल्लाह ताला तुम्हें बता देगा कि तुम क्या अमल करके आए हो। इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के राजों को भी जानने वाला है। और सातवां मंज़र जो बयान किया गया है वो ये है कि वो फैसले का दिन होगा, उस दिन फैसला हो जाएगा हर एक के दरमियान। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला फरमाते हैं हादा यौमुल फ़स्ल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, कि ये वो फैसले का दिन है जिसकी तुम तकज़ीब करते थे, जिसे तुम झुटलाते थे, यही वो फैसले का दिन है कि आज फैसला हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आठवां मंज़र बयान करते हुए इस बात का तज़किरा करते हैं कि वो फैसला करने वाली ज़ात दुनिया का कोई जज नहीं होगा जिसे ख़रीदा जा सके, जिसे डराया जा सके, जिसे कोई लालच दी जा सके, बल्कि फ़ैसला करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात, अहकमुल हाकिमीन की ज़ात होगी। सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 3 में अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम, कि अल्लाह ताला उनके दरमियान फ़ैसला करेंगे फ़ीमा हुम फ़ीही यख्तलिफून, जिसमें वो इख्तिलाफ़ करते थे।